अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स में मैं हूँ वहाब हसन। नवाज शरीफ की वापसी और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करने की राह में हायल कानूनी रुकावटें दूर हो गई हैं। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया केस में हाई कोर्ट ने हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली है, जबकि तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने 24 अक्टूबर तक वारंट मुअत्तल कर दिए हैं। अहम बात यह है कि नैब ने इन तमाम दरख्वास्तों की मुखालफत नहीं की। अदालत को कहना पड़ा कि नवाज शरीफ को वापसी पर ज़मानत देने के मामले पर किसी ने एतराज़ नहीं किया। इस हकीकत की रोशनी में क्या आज दिए जाने वाला रिलीफ गैर मामूली करार दिया जा सकता है? दिलचस्प बात यह है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान सहूलियात फराहमी केस की समाअत हुई, जिसमें जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने अहम रिमार्क्स दिए। लॉ अफसरान की ताख़ीर से आमद पर बरहमी का इजहार करते हुए जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि इस अदालत की मुआवनत के लिए कौन आएगा? हर कोई नवाज शरीफ की खुशियाँ मना रहा है, मिठाइयाँ बांट रहा है। आप सबको नवाज शरीफ के इस्तकबाल की पड़ी है, क्या इनका इस्तकबाल करने जाना है? चेयरमैन PTI को सहूलियात की फराहमी पर कहा कि 5 साला साइकिल है अदालत की। इस बात के तनाजुर में 2018 देखें तो उस वक्त मियां नवाज शरीफ पेशियाँ भुगत रहे थे और चेयरमैन PTI मंजूर नज़र थे, मगर आज का मंजरनामा इसके कुछ बरक्स है। दूसरी जानिब गुज़श्ता रोज़ बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रियासत की जानिब से नवाज शरीफ को हासिल पर सवाल उठाया। उम्मीद है कि रियासत के पूरे जोर देने के बाद इस्तकबाल भी बड़ा होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमें इलेक्शन डेट का ऐलान और इलेक्शन स्केड्यूल का ऐलान जल्द से जल्द दिलवाएगा। इलेक्शन का बार बार ताखीर वोट की इज्जत नहीं, वोट की बेइज्जती। पुराने तरीके और पुरानी सियासत को रद्द करना पड़ेगा। आज का पाकिस्तान के लिए एक नया सियासत की जरूरत है, नया क़यादत की जरूरत है। ऐसी क़यादत जो माजी में फंसा हुआ ना हो और हम सबका मुस्तकबिल का सोचता हो। क्या बिलावल भुट्टो रियासत पर नवाज शरीफ की सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगा रहे हैं? सवाल ये भी है कि नवाज शरीफ वापस आकर क्या करेंगे? इस हवाले से सीनियर तजज़ियाकार सोहेल वड़ाइश ने रोज़नामा जंग में गुज़श्ता रोज़ और आज कॉलम्स लिखे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि नवाज शरीफ वापस आकर चेयरमैन PTI के ख़िलाफ़ जारी कार्रवाइयों का हिस्सा बनेंगे। सोहेल वड़ाइश ये भी लिखते हैं कि 2022 में होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने उन्हें बताया कि चेयरमैन PTI सियासतदान नहीं है, हमें उन्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ऐसा ही होने जा रहा है? इसके पाकिस्तान की सियासत पर क्या असरात होंगे? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे अफजल मरवत साहब हैं, वकील तहरीक इंसाफ, जो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करेंगे। नेहाल हाशमी साहब हैं, सीनियर रहनुमा हैं नून लीग के। हैदर वहीद साहब हैं, कानूनी माहिर हैं, वो हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं, स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ हैं अफजल मरवत साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। 2018 में नवाज शरीफ साहब को निकाला गया, फिर आज वो अंडू हो गया। क्या आप समझते हैं इसे गैर मामूली रिलीफ कह सकते हैं हम? कानूनन जो रिलीफ उनको दी गई है, मेरा ख्याल है कि इसकी नज़ीर नहीं है हमारी जुडिशल एनल्स में, क्योंकि प्रोटेक्टिव बेल एक कंसेप्ट है जो डेवलप हुआ है। ख़ुसूसन मुशर्रफ जब पाकिस्तान आ रहा था तो उन्होंने ये प्रोटेक्शन मांगी थी जो उनको दी गई थी। लेकिन नवाज शरीफ का जो मैटर है वो डिफरेंट है। उनका केस था कन्विक्शन के अगेंस्ट, उन्होंने अपील की थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग थी और वो चले गए थे 4 हफ्ते के लिए बॉन्ड दे के। 426 में उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, जिसके बाद वो नहीं आए और कसदन नहीं आए। साथ में सऊदी अरब भी गए, UAE भी गए और पाकिस्तान नहीं आते थे। अब जब उन्होंने ये टाइम अपने लिए मुनासिब समझा तो जब आ रहे थे तो उनके वकला ने कहा कि हम सरेंडर करना चाहते हैं। तो सरेंडर तो वो एयरपोर्ट पे कर सकते थे और एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने क्या किया, जलसा करना था और शान से अदालत आना था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में वही प्रोटेक्शन की रिलीफ मांगी। अब 426 में जब एडमिटेडली एक शख्स जो है पहले ही उसी बेल को अब्यूज़ कर चुका हो, उसको फिर जो है 4 या 5 दिन के लिए रिलीफ देना, ये इंतहाई गैर मामूली है। मेरा ख्याल है कि इस पे इस आर्डर को और केसेस में भी अब फॉलो किया जाएगा, क्योंकि 2 जज साहिबान का फ़ैसला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो समझती हैं कि जिस अंदाज में जितनी जल्दी इनका केस लगा,
हमारे केसेस पे इतराज़ात उठते हैं, उसके केस पे कोई उज़र नहीं उठा और कल से आज पे किया, तो लिहाजा ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ है जो मेरा ख्याल है डिज़र्व नहीं करते थे लेकिन उनको दी गई। अच्छा निहाल हाशमी साहब, आप मरवत साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे कि जिस तरह से कहा कि कल दरख्वास्त फिर आज फैसला आ गया प्रोसिक्यूटर की जानिब से जो है वो अदालत में मौजूदगी, फिर ज़मानत, फिर अब ये जो सरकार की जानिब से जो सहूलतकारी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, बिलावल भुट्टो की जानिब से भी गुज़श्ता रोज़ का जिक्र किया गया, मरवत साहब भी कह रहे हैं कि गैर मामूली जो है वो रियासत की जानिब से ये सहूलतकारी की जा रही है। आप समझते हैं ऐसा ही है? बिल्कुल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माहिर कानून तो नहीं हूँ मैं, मगर छोटा मोटा प्रैक्टिस करता हूँ, अपने दफ्तर को चलाता हूँ और अच्छा बड़ा दफ्तर चलाता हूँ। किताब मैंने खोल लिया, जैसे मरवत साहब ने ये बात शुरू की तो आर्टिकल 10A में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है फेयर ट्रायल, हर आदमी का हक़ है। और ये कोई नवाज शरीफ के लिए नया कानून ऑर्डिनेंस नहीं बना प्रोटेक्टिव बेल का, ये हर ख़ास व आम को मिलता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो ये एक नॉर्मल सी बात है। अब उसको अगर बहुत ज़्यादा ढंढोरा पीटा जाए तो अल्लाह ही किसी के ज़बान बंदी कर सकता, हम तो कुछ नहीं कर सकते। रह गया इमरान खान साहब का भी, आप अगर देखें तो वो अपने घर में थे और उनको बेल मिलता रहा है। वो अपने घर में थे, उनको आए भी नहीं कोर्ट, फिर भी बेल मिला। और 426 उस वक्त सस्पेंड हुआ है, अभी उसमें उनके पास एक प्रोविज़न, और ना मियां नवाज शरीफ साहब ने बेल का मिसयूज़ किया है। बेल में क्लॉज था कि आप अपनी मेडिकल सर्टिफिकेशन भेजेंगे अपने सेहत के यहाँ पे कत्ता कलानी में आप लाहौर हाई कोर्ट से वक्त में बायोमेट्रिक के लिए आए थे और सुन ले इमरान खान साहब आप जी पाकिस्तान में मौजूद थे और नवाज शरीफ साहब को अगर सरेंडर करना ही था, जिस तरह से मरवत साहब कह रहे हैं कि वो फिर हिफाजती ज़मानत क्यों ली, चूँकि वो शाहाना प्रोटोकॉल चाह रहे थे। जिस तरह से यही बातें हो रही हैं ना कि वो 21 तारीख को भी आते ही एयरपोर्ट पर सरेंडर कर सकते थे। नहीं, ये कहीं भी नहीं लिखा ना। जो आम आदमी को सहूलत मिल रहा है, नवाज शरीफ को वही सहूलत मिल रहा है। कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ तो नहीं लिया ना उन्होंने। अगर प्रोटेक्टिव बेल सबको मिल रहा है तो हमें ही मिल रहा है। अब रह गया सहूलतकारी। आप उनसे पूछे अगर कोई सहूलतकारी कर रहा है। हम तो सहूलतकारी 2018 में देख रहे थे, आज तो मुझे सहूलतकारी नजर नहीं आ रही। हमें 2018 में सहूलतकारी भी नजर आई, धरना में खाना भी सप्लाई होता हुआ नजर आया। हमें सहूलतकारी नजर आई जब 24 घंटे मैराथन कवरेज हो रहा था मीडिया का, आपको भी याद होगा। तो कौन सहूलतकारी कर रहा था, कब कर रहा था? आपने देखा होगा इसमें कादी फायज ईसा साहब ने भी अपने एक बयान में, अपने जजमेंट में लिखा है कि सहूलतकार क्या होता है। तो सहूलतकारी हम नहीं ले रहे। अल्लाह ताला ने पहले भी 3 बार नवाज शरीफ को पाकिस्तान के अवाम के ताउन से और पाकिस्तान के अवाम की ख्वाहिश से वज़ीर आज़म बनाया। अब भी पाकिस्तान आ रहे, पाकिस्तान के पॉपुलर ट्रेनिंग लीडर है वो। अगर अदालत कहती है प्रोटेक्टिव बेल के बाद नहीं आपको बेल नहीं मिलेगा, जेल चले जाएंगे। इसमें कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। वो पहले भी अपनी बेटी का हाथ पकड़ के आए और अडियाला जेल चले गए। प्रोटेक्टिव बेल के बाद अगर नहीं देती है 426 में बेल तो जेल जाने को तैयार। उन्होंने कब मना किया कि मैं जेल नहीं जाऊंगा? मगर अदालतें आज आज़ाद हैं, खुद मुख्तार हैं। वो अब कादी फायज ईसा साहब का दौर है। मैं ये समझता हूँ ऐसा नहीं होगा कि आप किसी को सादिक बना दें, किसी को अमीन बना दें, किसी को 452 लोगों में से एक ही आदमी को आप ट्रायल करें जिसका नाम भी ना हो पनामा में और उसको अहकामा में आप निकाल दें। अब ऐसा नहीं होगा। चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही है और इंशाल्लाह जाना चाहिए। अच्छा हैदर वली साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस मुतालिक? जिस तरह से नवाज शरीफ साहब के बारे में कहा जा रहा है कि रियासत उन्हें गैर मामूली प्रोटोकॉल दे रही है, आप या मैं या फिर पाकिस्तान का कोई भी शहरी इससे इस्तेफादा कर सकता है? इस तरह का प्रोटोकॉल उसको मिल सकता है या सिर्फ ये ख़ास लोगों के लिए, ये सिर्फ पाकिस्तान में? देखें, पहली बात तो ये है कि प्रोटेक्टिव बेल मिलने में कोई बार या कोई ऐसा कतरन कानूनी लिमिटेशन नहीं थी। ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट ज़्यादातर जो है वो उस टाइम के होते हैं जब आप ड्यू प्रोसेस लेने ट्रायल के वक्त जाते हैं, बट अपील का हक भी एक ड्यू प्रोसेस के हक का हिस्सा है। और ठीक है कि ज़्यादा प्रेसिडेंट जो है वो कन्विक्शन इन एब्सटेंशिया के हवाले से है प्रोटेक्टिव बेल का, और यहाँ पे वो एब्सकॉन्ड कर रहे थे और फिर वापस आके अब जो है वापस आ रहे हैं। लेकिन कहीं ये नहीं लिखा कि ये डिस्क्रेशन कोर्ट नहीं इस्तेमाल कर सकता कि इन सर्कमस्टांसेस में भी, जो कि नवाज शरीफ साहब के हैं, कि वो बेल ना दे। तो मैं इसको गैर मामूली अगर है भी, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस तरह से उनको कन्विक्ट किया गया था हफ्ते में 6 दफा पेशियां करके, उससे ज्यादा गैर मामूली तो नहीं है। इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये बात ये कि जो गैर मामूली तौर पे करप्शन खत्म
करने के लिए कहने को केसेस बनाए जाते हैं, तो उनका अंजाम कुछ इसी तरह होता है जिस तरह अब नवाज शरीफ साहब के केसेस का होने जा रहा है। तो इसमें मैं कोई मायूब बात नहीं देखता। एक तो प्रोटेक्टिव बेल उनको मिलनी चाहिए भी थी और मिली भी है, और इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। ठीक है, जहां हमें 2 घंटे लग जाते हैं बेल लगवाने में, तो वहां शायद इनको कम टाइम लगाओ, लेकिन जहां आम ट्रायल जो है वो कभी भी कोई कुछ माह में खत्म नहीं हो जाता, एक आध माह में, जिस तरह के नवाज शरीफ साहब का जो है वो बड़ा कन्वीनियंटली इलेक्शन से पहले खत्म किया गया। तो उसी तरह से इन मामलात को आप उस पस मंजर में देखें कि ये सियासी केसेस होते हैं और फिर सियासत की नजर ही हो जाते हैं, और तो ये इसमें कोई गैर मामूली बात नहीं है। अगर आपको गैर मामूली उनकी बेल लग रही है तो उनकी कन्विक्शन नहीं गैर मामूली लगी है आपको। ठीक। अच्छा मरवत साहब, सोहेल वड़ाई साहब की जानिब से आर्टिकल लिखा गया, शायद आपने पढ़ा होगा, आपकी नज़र से वो गुजरा होगा। वो लिखते हैं कि 2022 में होने वाली मुलाकात में नवाज शरीफ ने उन्हें बताया कि चेयरमैन पीटीआई सियासतदान नहीं है, और वो ये भी लिखते हैं कि नवाज शरीफ वापस आकर चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होंगी उनका हिस्सा बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें बचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि चेयरमैन पीटीआई को। जी हाँ, मैं अर्ज़ कर दूँ कि चेयरमैन पीटीआई गिरफ्तारी से कबल ही लंदन प्लान के बारे में बात कर चुके थे, जिसके 2 जो अहम हिस्से या जुज़ू हैं, एक तो नवाज शरीफ साहब को जो हैं केसेस से निजात दिलानी है, दूसरी ये एक कंडीशन थी कि जी जब वो आएंगे तो चेयरमैन पीटीआई को जेल में होना चाहिए। साथ में नवाज शरीफ साहब की कंडीशन थी उससे पहले, आने और से पहले, साथ में ये और ये तो चेयरमैन पीटीआई साहब भी बारहा कह चुके हैं कि वो तो चाहते हैं कि मैं पहले जेल जाऊं फिर उसके बाद वो वापस। वो बारहा कह चुके हैं और वही हो रहा है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है जो सरकमस्टांशियल या वाक़याती शहादत है, वो ये हैं कि जब लंदन से वो रवाना होते हैं तो अब वो कन्विक्ट हैं कानून की नज़र में, रियासत पाकिस्तान को मतलूब है, अदालत में उसकी अपील डिसमिस हुई है, लेकिन जो पाकिस्तान के हाई कमिश्नर हैं वो उनको छोड़ने जाते हैं। नंबर 1, अगर हुकूमत की इसमें मंशा न होती तो क्यों कर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जो हैं उसके हम रकाब होते, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पे आ रहे हैं जलसे के लिए, परमिशन ग्रांट होती है, जब उसका केस लगता है, अब केस जो है हमें इल्म नहीं था कि उनके वकला आज दायर कर रहे हैं, लेकिन नेब को इल्म था और नेब के प्रोसिक्यूटर जो हैं फौरन साथ में पेश होते हैं, जी हमें इतराज़ नहीं, इससे पहले वो ऑलरेडी पेश हो जाते हैं और किसी को दरखास्त पर न किसी ने। अब ये सहूलतकारी क्या होती है। तीसरी बात ये है कि अपील जो मेरे फाजिल दोस्त ने कहा कि अपील कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रायल है, अपील तो उनकी खारिज हो चुकी थी, तो अपील थी ही नहीं। अगर अपील पेंडिंग होती तो तब भी शायद इस हवाले से कानूनी बात हो सकती थी। चौथी बात यह है कि अगर अपील उनकी नेब के खिलाफ है, यानी इसमें रिस्पोंडेंट नेब है, कंटेस्ट किसने करना है, नेब ने करना है, और नेब के केसेस नॉन कंपाउंडेबल है, यानी अगर नेब कहीं भी देना कि मेरा राजीनामा हो गया है, जिस तरह इनके वकील ने राजीनामे की तरफ निशानदेही कर दी कि जी हमें इतराज़ नहीं है, राजीनामा और क्या होता है, तो नेब फिर भी जो है इसकी सज़ा न कंडोन कर सकता है न फैसिलिटेट कर सकता है, उनकी नो ऑब्जेक्शन अदालत के सामने कोई माना नहीं रखती। साबिक चीफ जस्टिस भी नैब की जो तरामीम हुई थी वो भी कलअदम करार दे के चले गए थे। जो नैब में तरामीम हुई है उसमें तो बहुत सारे ऐसे सियासतदान, वो नैब के तरामीम अलहदा एक इशू है, लेकिन जहाँ तक इनकी कन्विक्शन का ताल्लुक है वो इस चीज़ पे जो है बगले बजा रहे हैं कि जनाब चूंकि मरियम नवाज और सफदर अवान साहब जो हैं वो इसी केस में बरी हो चुके हैं, तो लिहाजा को एक्यूज को की बरीयत का फ़ायदा इनको मिलेगा। उनका मरियम नवाज का रोल उस रेफरेंस में इतना है कि इसने जो फंड्स के हवाले से डीड बनाई थी उस पर जेलसाजी का इल्ज़ाम था, और उस जेलसाजी के कैलिबरी फंड्स की बात करें, कैलिबरी फंड्स की, और उस चार्ज से इनको बरी किया गया है। तो लिहाजा नवाज शरीफ साहब तो प्रिंसिपल एक्यूज है इस केस में, और सारी एविडेंस उसके अगेंस्ट। और एक बात और, वॉल्यूम 10 अभी तक नहीं खोला गया है, जिसकी ज़रूरत है कि वॉल्यूम 10 जो है इसको पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए, पाकिस्तानी अवाम को देखने दें कि इसके अंदर वो कितनी हसास इंफॉर्मेशन थी, जिनकी हसासियत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी इसको हम फिल वक्त क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट करार देते हैं। ठीक। अच्छा निहाल हाशमी साहब, ये जो सोहेल वड़ाई साहब ने अपने आर्टिकल में जो जिक्र किया है कि नवाज शरीफ साहब आके जो चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ होंगी उनका हिस्सा बनेंगे, दैट मीन्स कि आप इस चीज़ से इत्तेफाक करते हैं कि
वो जो उनके साथ किया गया पीटीआई की जानिब से, या जो भी केसेस बनाए गए जिनका वो बारहा जिक्र करते हैं कि वो सियासी इंतकाम था, वो ऐसा नहीं होना चाहिए था, जाली केसेस बनाए गए, तो क्या ये बदले लेंगे वापस आके नून लीग के रहनुमा नवाज शरीफ साहब, चेयरमैन पीटीआई, या उनके दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं से वापस आके वही सब सलूक किया जाएगा जो उनके साथ हुआ था? ब्रदर, एक दो चीज़ फिर मैं आवाम के रिकॉर्ड के लिए ठीक कर दूं कि प्रोटेक्टिव बेल में प्रोसिक्यूशन की ख़तन ज़रूरत नहीं होती है, ये हैदर वहीद साहब भी बता देंगे। और दूसरी बात, मैं शायद मरवत साहब उस कोर्ट में नहीं थे, मैं मुसलसल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपील में था। मियाँ नवाज शरीफ पे तो कोई केस ही नहीं, उसमें कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। और अगर मरियम का केस बरी हुआ तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी अप्लाई होता है, हमारे टर्मिनोलॉजी में कहते हैं रूल ऑफ कंसिस्टेंसी, तो उसमें होगा। अब जहाँ तक मियाँ साहब आके इमरान खान साहब के खिलाफ इंतकाम लेंगे, नहीं, नवाज शरीफ इंतकाम नहीं लेते, वो दरगुजर करने वाले आदमी है, वो जो इमरान खान साहब आदमी है। और ना ही जो हैं, मेरी सुन लेना सर, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश सर, लेट मी फिनिश जेल जाऊं सर, लेट मी फिनिश। अरे भाई मुझे कंप्लीट करने दे, जुमला आधा रह गया, मजा नहीं आएगा। अरे भाई मेरी पूरी बात तो सुन ले भाई, पूरी बात करने दे। मैं ये कहना चाहता हूँ, मुझे बात मुकम्मल करने दे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब के खिलाफ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कोई केस नहीं बनाया है। अच्छा, तो इमरान खान साहब के खिलाफ उन्होंने कोई इंतकामी कार्रवाई तो मैं ये नहीं करने के इरादा, उन्होंने केस बनाया। मैं ये कह रहा हूँ कि जो पीटीआई के चेयरमैन जो कहते थे वो सारी बातें सच ही हो रही है ना, उनकी मौजूदगी में भी आ सकते थे नवाज शरीफ साहब। नहीं, गलत बात कहते थे ना, वो कौन थी? अगर मरवत साहब के पास प्रूफ है तो प्लीज मरवत साहब कैमरे में दिखाएं कि नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि इमरान आप कौमी तंजीमात पे हमला करें, आप इस्लामाबाद को फूंक दें, आग लगा दें, इस्लामाबाद के आप पौधे जला दें, आप कौमी तंजीमात में जो नेशनल हीरोज हैं उसको तहत कर दें, आप ये नारा लगाएं। शेख रशीद साहब भी कहते थे ना, आग लगा दो, जला दो, मार दो, मर जाओ, डंडे लेके आओ। और फिर अगर कानून हरकत में आए तो आप कोई भगवान तो नहीं है ना कि आपको माफ कर दिया जाएगा। अगर मैं आप कोई भी करें, भगवान नहीं है वो। बात सारी ये है कि अगर आपने कोई, अगर नवाज शरीफ पे केस बन सकता है तो इमरान खान मैंने कौन से सुरमा है कि नहीं हुआ? नवाज शरीफ पे केस भी बना और गलत तरीके से उसके सजा भी दी गई। इमरान खान साहब के तो आपके कैमरे ने दिखाया कि वो जो कुछ बोलते रहे, जो कुछ करते रहे, उसके बाद जो भी हुकूमत थी और आज इंटरिम गवर्नमेंट ने अगर बनाया तो इसमें हमारी गलती बता देना, हमने तो नहीं। और नवाज शरीफ इंतकाम नहीं लेता, हम कोई या लश्कर नहीं है, हम सियासी लोग हैं। हम पाकिस्तान को आगे लेके जाना चाहते हैं, यहाँ रोशनियां लाना चाहते हैं, सीपैक लाना चाहते हैं, लैपटॉप लाना चाहते हैं, लोगों की जिंदगियां बेहतर करना है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है, पाकिस्तान को रोको मत, पाकिस्तान को रुकना भी नहीं चाहिए। जो चेयरमैन पीटीआई पे जो 186 केसेस बने, 9 मई से पहले जो केसेस बने 73 उनकी तादाद थी, अभी तो 9 मई नहीं हुआ है। 18 मार्च को जुडिशल कम्प्लेक्स के वाक़यात होते हैं इस्लामाबाद में। उस रोज़ एक रोज़ पे 11 FIR दर्ज होते हैं चेयरमैन पीटीआई के ख़िलाफ़। 4 अप्रैल 2022 से सिलसिला शुरू होता है। वज़ीर आज़म उस वक़्त मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं, और 9 मई भी जब होती हैं तो उस वक़्त ये कहते हैं कि जी शहदा के, ये शहदा का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई एक शहीद का मज़ार तो बता दें जहाँ पे किसी ने अटैक किया हो। अच्छा, नंबर 1 मिनट जी, ये बात गलत है। दूसरी बात ये है कि 9 मई को इमरान खान ने कहा था कि आके मुझे गिरफ्तार कर लो। तीसरी बात ये है कि 9 मई का तो वाकया ही न होता अगर उस रोज़ सही फैसला होता। आधे घंटे के अंदर हमने पिटीशन दायर की, और अगर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट खान साहब को उस वक्त रिहा कर देते तो 9 मई के तो वाकयात ही न होते। 9 मई के वाकया, और वही फैसला गलत करार दिया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। 2 दिन के बाद जो है ये गलत फैसला कौम को कितने में पड़ा? 50 लाशें आई, 100 जख्मी हुए, 4 जो हैं उम्र भर के लिए माजूर हुई, अरबों की अमलाक जो है नुकसान पहुंचा। लेकिन जो सबसे अहम नुकसान किया 9 मई ने, वो इस मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को जन्म दिया। आज जो है रिट ऑफ द लॉ जो है वो गायब हैं। लोग जो हैं बड़ा। हैदर भाई साहब, आप क्या इस पे कानूनी तज्जिया करेंगे? 24 तारीख तक तो स्टे मिल गया नून लीग को, वो वापस आएंगे। 21 तारीख को उनकी फ़्लाइट है वापसी की।
तो आप आगे आप क्या देख रहे हैं नवाज शरीफ का मुस्तकबिल वापस आने के बाद? आप समझते हैं कि वो चूँकि वो जलसे में तो जाएंगे, जलसा हो रहा है, पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आ रहे हैं, अभी भी हम देख रहे थे कुछ देर कबल के नून लीग की जानिब से एक बड़ा कुछ शाया निशान तरीके से एक तकरीब मुनक्किद की गई और उसमें जो है वो एक तराना भी लॉन्च किया गया। तो क्या समझते हैं वो 24 तारीख के बाद सरेंडर कर देंगे नवाज शरीफ साहब? सरेंडर अब का मतलब तो सिर्फ अब ये है कि वो जाएंगे और अपनी अपील को रिवाइव अप करेंगे। उनको वक्त मिल गया है, वो अरेस्ट नहीं हो सकते, वो जलसा करेंगे और जलसा करने पे कोई रुकावट नहीं है। जिस तरह बाल बनाने में कोई रुकावट नहीं है, तो ऐसा नहीं होता कि अगर आपको प्रोटेक्टिव बेल पे तो आप नॉर्मल चीजें नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। बस आपको इस एक मुद्दत के अंदर सरेंडर करना है कोर्ट के सामने और फिर जाके आपको अपनी रिलीफ लेनी है जिसके लिए आप चाहते थे कि प्रोटेक्शन हो, आप अरेस्ट ना हो। तो फिर वो अपनी अपील जो है उसको रिवाइव करके अपील में प्रोबेबली अपने जजमेंट को सस्पेंड करवाएंगे, अपने कन्विक्शन को भी सस्पेंड करवाएंगे और उसके बाद फिर अपील जो है वो आर्ग्यू आउट होगी। उनकी अपीलें हैं इस हवाले से, 2 उनकी आई थिंक कन्विक्शंस हैं और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट की नाअहली है जिसके हवाले से हो सकता है कि क्योंकि अब वो जो एक आसान रास्ता था जो पार्लियामान ने उनको दिया था और वो उसका तो सुप्रीम कोर्ट ने उनका रास्ता रोक दिया है और वो रिलीफ जो है वो उन्हें नहीं मिल सकेगी। लेकिन दूसरे तरीके और रास्ते भी हैं और जब वो नॉमिनेशन पेपर अगर अपने फाइल करते हैं और ये एतराज उठता है कि वो ताहयात नाअहल हैं तो जाहिर है कि उनका रिस्पॉन्स होगा कि इलेक्शन एक्ट की तरमीम के बाद अब वो ताहयात नाअहली नहीं रही है और 5 साल की नाअहली है जो कि अब खत्म हो चुकी है क्योंकि 5 साल उनको हो चुके हैं। जाहिर है कि इस पर फिर बहस होगी और हो सकता है कि हाई कोर्ट की लेवल तक रिलीफ मुश्किल हो क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट की तशरीह हुई भी है ताहयात के हवाले से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में लार्जर बेंच जब बैठेगा तो लार्जर बेंच जो है वो इस जजमेंट को जिसने ताहयात उन्हें नाअहल किया उसको बिल्कुल ओवररूल कर सकता है। अब सवाल ये होगा कि ये जो फुल कोर्ट का लेकिन फैसला है कि गुजरे हुए केसेस पास, यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी इलेक्शन में हिस्सा लेने से मुतालिक अभी कुछ कहा नहीं जा सकता नवाज शरीफ का? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि रास्ते हैं उनके पास और वो रास्ते अवेल करेंगे और अभी तक तो जो कहा जा सकता है वो यही है कि वो बिल्कुल हिस्सा लेंगे। और मैं जिस तरह कह चुका हूँ कि उनको जब हिस्सा नहीं लेने देना था तो उसमें जो जितनी गैर मामूली चीजें थी यहाँ पे उससे तो कम है। तो अगर आपको ये सब गैर मामूली लग रहा है तो थोड़ा सा 2018 पे भी नजर डालें कि वो कितना गैर मामूली था। तो सर ये जो ताहयात जो नाअहली है उसका क्या होगा? या तो सुप्रीम कोर्ट फिर खुद फैसला करे इस मुतालिक ताहयात नाअहली से मुतालिक? ताहयात नाअहली जो है वो मोस्ट लाइकली सुप्रीम कोर्ट ही लार्जर बेंच से खत्म कर देगी उनकी, क्योंकि जो जजमेंट जिसने ताहयात उनको नाअहल किया था वो हो सकता है उस जजमेंट को वो पर इंक्यूरियम पाएं और जिस सूरत में अगर लार्जर बेंच बैठेगा तो लार्जर बेंच जो है उस जजमेंट को रिविजिट कर सकता है और बिल्कुल कर सकता है, हो सकता है कि मोस्ट लाइकली करेगा भी। आई थिंक उसमें सिर्फ सवाल और अभाम अगर कोई आ सकता है तो वो सिर्फ ये है कि फुल कोर्ट ने अभी एक फैसला किया है जहां उन्होंने पिछले केसेस को पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन गिनते हुए उन पे अपील जो पार्लियामान ने प्रोवाइड की थी उसका रास्ता बंद किया, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। अच्छा भाई साहब, अगर नवाज शरीफ साहब चौथी मरतबा अगर वज़ीर आज़म बन गए तो जो सोहेल वड़ाइच साहब जो कह रहे हैं कि वो फिर आके फिर बदले लेंगे जो उनके साथ पहले हुआ 2018 के बाद, तो ऐसा ही आप समझते हैं कि वापस आके वो फिर अपने सारे जो उनके साथ हुआ उनकी फैमिली के साथ फिर उनके जो रहनुमा उनके साथ वो सारे बदले लेंगे आगे फिर नवाज शरीफ अगर वापस वज़ीर आज़म बन गए? वो देखें, मुझे तो नहीं पता कि वो क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते और उन्होंने वाकई ये कहा था या नहीं कहा था, लेकिन हम ये देख चुके हैं कि जब इमरान खान साहब इस रवैये के साथ चले थे तो उनकी सियासत को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ था इससे। वो जब एसी निकालने में पड़े हुए थे ना कि वो बुजदार से बेहतर सीएम लगाते और कुछ गवर्नेंस की तरफ देखते, जब उनकी तवज्जो सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन के हवाले से महदूद हो गई थी तो वो एस्टैब्लिशमेंट का भी एतमाद खो बैठे थे और उस हवाले से फिर मेरा नहीं ख्याल कि उनको कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। तो मेरे ख्याल से फोकस जो है वो गवर्नेंस पे और लोगों के मसाइल हल करने पे अगर रखा जाएगा तो शायद बेहतर है। नवाज शरीफ साहब की खुद की क्या नीयत है मैं तो इसी से गेज करूंगा कि उनका एटलीस्ट जो सर, वैसे ये सवाल तो मुझे निहाल हाशमी साहब से पूछना चाहिए, मैं उनसे भी ये पूछूंगा, लेकिन मेरा भी ये एक सवाल है, पूरी कौम का सवाल है, आपसे मैं करना चाहूँगा, निहाल हाशमी साहब के साथ भी ये सवाल मैं करूँगा कि
तो चौथी बार अगर नून लीग गवर्नमेंट में आती है तो वो चौथी बार उनका टेन्योर होगा। उससे पहले 3 बार वो गवर्नमेंट में रह चुके हैं। वो एक अलग डिबेट है कि उनका टेन्योर पूरा नहीं हो सका, वो 5 साल पूरे नहीं कर सके, लेकिन 3 बार उनको अल्लाह ने इक़्तिदार नसीब फरमाया। क्या किया पाकिस्तान के लिए? जो अभी जो नारे हैं वो इससे पहले वही नारे थे ना पहले, कि पाकिस्तान को दुनिया में जो है एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान का होगा, बहुत सारे मामला जो थे ऐसे थे, लेकिन आपको लगता है कि चौथी बार आके वही नारे दोबारा से? उनकी तो कैंपेन क्लियरली ये है कि पाकिस्तान में जो ज्यादातर तरक्की जो भी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी ले किया गया है, रोडें हैं वगैरह, तो वो सब मियां साहब के ही टेन्योर्स में हुआ है और उन्हें हर दफा नाजायज निकाला गया है। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जिस तरह पहले पाकिस्तान को तरक्की दे चुके हैं, उसी तरह से पाकिस्तान को तरक्की देंगे। और जब उनको गैर आईनी तौर पे और गलत निकाला गया था तो पाकिस्तान का तरक्की का सफर रुक गया था। तो उनकी कैंपेन जो है वो आप जो बात कर रहे हैं उसके तर्ज में तो है ही नहीं। आप तो कह रहे हैं कि जो 3 दफा नहीं दे सके आप क्या देंगे, वो तो कह रहे हैं जो 3 दफा दिया था वो उसी बुनियाद पे हम देंगे। उस पर तो वो बहुत नाज कर रहे हैं, तो वो आपकी वाली लाइन तो ले नहीं रहे कि 3 दफा नहीं दिया तो आप क्या देंगे। वो तो कह रहे हैं वही देंगे आपको, और वही सबसे अच्छा है। ठीक है, निहाल हाशमी साहब आप क्या कहेंगे इस पर? क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? क्या नया बयानिया लेकर आएंगे नवाज शरीफ साहब, और क्या नया होगा अगर वो वज़ीर आज़म में जाएंगे? भाई एक बात बताएं, अंग्रेज के बाद जो नए पोर्ट्स बने, जो सी पोर्ट्स बने, न्यूक्लियर पावर बना, आप बताएं तरक्की अगर नवाज शरीफ के दौर के 9 साल के निकाल दें तो खंडर के अलावा क्या बचता है? मोहनजोदारो के अलावा, अंग्रेज और नवाज शरीफ के अलावा आप बता दें। हाँ, एक भुट्टो साहब का अदवार था, उसमें डेवलपमेंट हुई। नवाज शरीफ के अदवार में आप जो भी पाकिस्तान के ग्रीन चैनल, भाई इंडिया वाले आते थे पाकिस्तान में पूछने के लिए कि आपकी माशी पॉलिसी क्या है। मनमोहन सिंह आते रहे यहाँ पे और उन्होंने कहा कि हम भी अडॉप्ट, जब उनके पास $1 बिलियन रिजर्व था, उससे भी कम था, हमारे पास $18 बिलियन था। लोगों को जितनी सहूलत नवाज शरीफ के दौर में मिली, किसके दौर में मिली आप बताइए? हेल्थ कार्ड से लेके आटा सस्ता, चीनी सस्ता, घी सस्ता, पेट्रोल सस्ता, डॉलर सस्ता, बच्चों के हाथ में कलम, शहबाज शरीफ के दौर में तो सब महंगा हो गया, और आम बिजली घर से लेके रोड। यकीन जाने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम लोगों के लिए आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, हम लोगों के लिए आते हैं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है और हम लोगों के लिए काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ग्रीन चैनल भी हमने बनाया, कराची एयरपोर्ट भी बनाया, अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट भी बनाया, इस्लामाबाद एयरपोर्ट। आप प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमने डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। येलो कैप दिया तो हर पाकिस्तानी को दिया, हमने नहीं कहा कि मुस्लिम लीगी को मिलेगा। अगर किसानों को हमने 16 एकड़ ज़मीन दिया सिंध में या पंजाब में तो सबको दिया, हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। ये पाकिस्तान के लोगों का हक है कि जो बेज़मीन हारी है उनको मिलना चाहिए मौके, उनको ट्रैक्टर मिलना चाहिए। जो नौजवान हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, उनके लिए अगर टैक्सी है तो ठीक है, और अगर समेडा का प्रोग्राम है तो ठीक है, अगर लैपटॉप है ठीक है। कौन सी चीज़ नहीं दी गई? और सुने, पूरे 10 साल मुशर्रफ साहब ने हमारी पोस्टमार्टम किया, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ एक पाई पैसा का कोई केस नहीं बना। उसके बाद ये JIT बन गई, JIT ने पूरा साँचा ढांचा निकाल लिया और कुछ भी नहीं मिला। तो हमारा सिर्फ एक ही चीज़ मिलता है, काम, काम और काम। देखिए, लोग इमरान खान की तरह हर कोई नहीं आता कि अमेरिका से खड़ा होकर तकरीर कर रहा है कि मैं आऊँगा तो तुझे जेल में से तेरे पंखे निकाल दूंगा, ये सहूलत छीन लूँगा, वो सहूलत छीन लूँगा, मूँछों से पकड़ के जेल में डाल दूंगा। तो एटलीस्ट वो जेल में तो है ना, वो पाकिस्तान में तो है ना। खैर, मुझे ब्रेक लेनी है, फिर कंटिन्यू करते हैं इस पर डिस्कशन। जी जी, सुन ले सर, के बाद कर लेते हैं डिस्कशन, ब्रेक के बाद कर लेते हैं ना जनाब। एक ब्रेक लेंगे, बाकी इस मुतालिक ब्रेक के बाद जो है डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फर्द जुर्म और चेयरमैनशिप से हटाने का एक केस है, उस पर मैं बात करना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पास जो पैनल मौजूद हैं, शेर अफजल मरवत साहब, उन्हीं का मौक़िफ़ ले लेते हैं। अच्छा मरवत साहब, आज़म खान और असद मजीद के बयान सामने आए हैं। 23 तारीख को जो है वो फ़र्द जुर्म आयद होनी है। इलेक्शन कमीशन ने भी चेयरमैनशिप से हटाने की उस पर नोटिस किया। दूसरा जो बल्ले का निशान है उसको जो अलॉट किया हुआ है PTI को, उसको वापस लेने के भी कुछ चांसेस हैं, दरख्वास्त है। फिर इस पर भी फ़ैसला भी जारी हुआ नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस सारी कानूनी पेचीदगियों से बाहिफाजत आ जाएंगे वापस? जी, ये जो कानूनी पेचीदगियाँ जो इलेक्शन कमीशन से मुतल्लिक़ हैं,
वो कानूनन इतनी संजीदा नौयत की नहीं है। जहाँ तक साइफ़र केस में ये आज़म ख़ान के बयान का ताल्लुक़ है या जो पाकिस्तान के एम्बेसडर उस वक़्त यूनाइटेड स्टेट्स में थे, इन दोनों के बयानात का जायज़ा लेने के बाद दो तीन चीज़ें जो हैं वो कानूनन वाज़ेह होती हैं। आज़म ख़ान ने जो हैं अपने बयान में 164 बयान में जब उसने कलमबंद कराया था तो उस वक़्त जो है कानून ये कहता है कि अगर किसी मुल्ज़िम की गैर मौजूदगी में बयान कलमबंद होता है तो जो कलमबंद करने वाला मजिस्ट्रेट है वो उस मुल्ज़िम को नोटिस करेगा ताकि उसका वकील आके उस गवाह पे जरा कर सके। ये मौका हमें नहीं दिया गया तो लिहाजा ये एक तरफा बयान है। दूसरी बात ये है कि आज़म ख़ान अगवा हुआ था, 33 दिन अगवागी के बाद जो है अचानक बरामद होकर उन्होंने ये बयान दिया, तो लिहाजा ये बयान जो है कानूनन डिवरेस के तहत और जिन हालात में आजकल जो लोग बयानात दे रहे हैं जो वाज़े हैं कि अचानक नमूदार होके, यानी इन शॉर्ट वो निकल आएंगे बाहर सारी कानूनी पेचीदगी। साइफ़र केस जो हैं वो तो सबको इल्म है कि साइफ़र केस में इल्ज़ाम ये हैं कि जी आपने अवाम के साथ डोनाल्डो का लेटर क्यों शेयर किया। तो सही है। अब ये कैबिनेट मजाज हैं और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मजाज हैं कि किसी भी क्लासीफाइड डॉक्यूमेंट को डिक्लासीफाई कर सके। ठीक। अगर आप ये कहना चाहते हैं कि कोई डॉक्यूमेंट जो है एक दफ़ा क्लासीफाइड होने के बाद कोई पाकिस्तान में किसी के पास इख्तियार ही नहीं है कि उसको डिक्लासीफाई कर। ठीक है निहाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा, चूँकि सर प्रोग्राम का वक्त भी थोड़ा सा रह गया है। मैं जो क्या नून लीग की जानिब से इसकी हिमायत की जाएगी, जो चेयरमैन पीटीआई के मुतालिक जो दरख्वास्तें हैं इंतखाबी निशान जो बल्ले का है वो वापस लेने के लिए और दूसरा चेयरमैनशिप से हटाने के लिए नून लीग इस तजवीज़ की हिमायत करेगी? निहाल साहब ब्रदर देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, जो बात अब ये आपने मरवत साहब से पूछा, हमारा इमरान खान साहब के साथ कोई मुकाबला नहीं है। इमरान साहब ने 44 महीने में क्या डिलीवर किया, असल बात ये, और वो अगर आ भी जाए एक बात सपोज, तो वो क्या डिलीवर करेंगे। हमारा कोई मुकाबला नहीं, इलेक्शन कमीशन जाने, बल्ला जाने, उनके पार्टी के लोग जाने, हम वी आर नॉट पार्टी टू दैट। ये तो इलेक्शन कमीशन एक सॉवरेन और इंडिपेंडेंट इदारा है। नहीं सर, हिमायत करेगी, में खुद मुख्तार है, हम अपने फैसले में खुद मुख्तार है। नहीं, हम किसी चीज़ की हिमायत नहीं। हमारे अपने इशूज़ है कि पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ना है। अच्छा। हमारे अपने इशूज़ है कि इस मुल्क में अब जाली काम ना हो। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आया कि आप हिमायत नहीं करेंगे इस सारे मामले में। कह रहे थे हैदर वहीद साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप ये बताइएगा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को चेयरमैनशिप से हटा दिया जाता है या फिर उनका जो बल्ले का निशान है पीटीआई का वो वापस ले लिया जाता है, इस तरह से सर्कमस्टेंसेस अगर बनते हैं, ग्राउंड बनाया जाता है या बनता है, तो आपको क्या लगता है ये आपके लिए सरप्राइज़ होगा और फिर बाद में जो है साइफ़र केस में पीटीआई चेयरमैन को सज़ा हो जाएगी? देखिए, मेरे लिए तो ये ताज्जुब ही नहीं होगा, एक शॉकिंग चीज होगी अगर ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा। मेरे ख्याल से तो ये सब कुछ लाजमन होगा और वो बिल्कुल भी अगले इलेक्शन में एक कैंडिडेट नहीं होंगे। और अगर उनको कोई कैंडिडेट्स मिल गए जो कि आखिरी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हुए पार्टी छोड़ने के हवाले से, तो भी मुझे बहुत शॉक होगा। तो मेरे ख्याल से तो अब ये बात मेरे लिए एटलीस्ट जो है वो कोई बहुत ज्यादा क्वेश्चन में नहीं है कि इमरान साहब जो हैं वो अगले इलेक्शन में कोई कैंडिडेट खुद से कम खुद से नहीं होंगे। उनकी पार्टी की क्या सिचुएशन होगी, एटलीस्ट ऐसी होगी कि वो इलेक्शन जीत के प्राइम मिनिस्टर अपना या चीफ मिनिस्टर अपना नहीं बना पाएगी मेरे ख्याल से। तो अब सवाल सिर्फ ये रह जाता है मेरे लिए कि जब ये सब कुछ होगा, जो कि पाकिस्तान की तारीख में पहले भी होता आया है, तो लेकिन उसकी अगर तो खान साहब ने इसमें कुछ भी कामयाबी हासिल करनी है तो ही हैज टू इन्फ्लिक्ट अ कॉस्ट, एक उन्हें कीमत बढ़ानी पड़ेगी ये सब कुछ करने की, क्योंकि ये सब कुछ होगा। तो ठीक सर, आपका मौक़िफ़ आ गया। मुझे यहाँ ब्रेक लेना वक्त थोड़ा सा है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे, उसके बाद जो इलेक्शन केस से मुतालिक मामलात हैं उस पर बात करेंगे हम अपने पैनलिस्ट से। वापस आएंगे हम इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इलेक्शन केस से मुतालिक बात करना चाहेंगे। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन केस लगाने का इंदिया दिया है
और मुख्तसरन मैं अपने पैनलिस्ट से जो है वो बात करना चाहूँगा, इस पर जवाब लेना चाहूँगा। सबसे पहले मैं निहाल हाशमी साहब की तरफ चला जाता हूँ। निहाल हाशमी साहब, 90 रोज़ में इलेक्शन वाली जो पटिशन है समाअत के लिए मुकर्रर हुई, तो क्या नून लीग की तवक्कुआत होंगी इससे? क्योंकि इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इंदिया भी दिया है कि 90 रोज़ तो गुजर चुके हैं। वहाँ एक बात मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन कमीशन कल इलेक्शन के लिए कह देगा हम कल तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम तैयार हैं इलेक्शन के लिए, हम कभी इलेक्शन से नहीं भागे। ये तो गलती उनसे पूछे जिन्होंने असेंबलियों को तोड़ दिया था, और गलती उनकी है जिन्होंने 90 दिन गुजरने के बाद 14 अप्रैल का डेट डाला था। हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम तो अपनी इलेक्शन कैंपेन ये रैली और जलसों से शुरू कर चुके हैं। अच्छा। हम तो पूरी तैयारी में, नवाज शरीफ साहब ने हमें कई माह पहले बता दिया था कि हम इलेक्शन जैसे ही शुरू हो गया हम तो इलेक्शन के लिए तैयार हैं। इलेक्शन अच्छा। कमीशन से आप पूछें, हमारा ये काम नहीं है बताना कि हम तैयार हैं इलेक्शन में जाने के लिए। वी आर रेडी फॉर दैट। पीपल्स पार्टी ये कहती है कि आप इलेक्शन से भागे हैं। वो तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि हम तो चाहते हैं कि 90 रोज़ में चुके। आपने बिलावल भुट्टो साहब और दीगर के बयान तो देखे होंगे, वो कहते हैं कि हम तो चाहते हैं 90 रोज़ में हो जाएं, लेकिन आप लोग भाग रहे हैं। नहीं सर, बात यह है कि 21 तारीख को हम अपने बाकायदा इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर देंगे मीनारे पाकिस्तान से इंशाल्लाह। ठीक है, आपका मौक़िफ़ आ गया। हैदर भाई साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इलेक्शन कमीशन ने तो अभी तक कोई डेट नहीं दी है। सदर ममलिकत की जो सवाबदीद थी वो भी अभी हमें नज़र नहीं आई है। अगर इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट कोई डेट देती है या सुप्रीम कोर्ट मुकर्रर करती है तो इसके क्या असरात हो सकते हैं? फिर आप क्या समझते हैं? लेकिन वैसे तो आइन में 90 दिन के अंदर ही इलेक्शन होने हैं, साफ शफाफ भी होने हैं, केयरटेकर ने भी कराने हैं और ECP ने भी कंडक्ट करवाने हैं और केयरटेकर्स के अंडर होने वगैरह, ये सारी चीजें होनी है, लेकिन 90 दिन में होनी है। अच्छा, और इसका कोई 90 दिन ठीक, इसमें कोई एक्सेप्शन आइन में नहीं है। बट ये जजमेंट जिसने एक्चुअली 14 मई के इलेक्शंस का कहा था, तो उन्होंने एक्चुअली 90 दिन से आगे डेट को वो ये कह के ले गए थे कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कंफ्यूजन में था तो अब स्केड्यूल जो है वो पूरा नहीं हो सकता, लिहाजा करीब तर 90 दिन के और हर दिन अकाउंट करते हुए तारीख दी जा रही है। और उन्होंने 14 ठीक है वही साहब, कत्ता कलामी की माज़रत, प्रोग्राम का वक्त थोड़ा सा रह गया। चंद अल्फाज में अगर आप इसको समअप कर सकें कि आप क्या समझते हैं कि 90 रोज़ तो गुजर चुके हैं, अगर इलेक्शन कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट अगर इलेक्शन मुकर्रर करती है तो उसके क्या असरात होंगे? थोड़ा सा मुख्तसर 90 दिन के मैंडेट जो हैं वो पहले 14 मई के फैसले भी वायलेट हो चुका है। अब अगर सुप्रीम कोर्ट जिस मैटर पे बैठी हैं वो अब प्रैक्टिकली इनफ्रक्चुअस हो चुका है, क्योंकि 14 नवंबर जो हैं वो डी डेट बनता है और ये मुमकिन ही नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट इसकी समाअत करते हुए 14 नवंबर के अंदर इलेक्शन करवाए। ठीक है, आप तीनों का मौक़िफ़ आ गया। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। शेल अफजल मरवत साहब आपका बहुत शुक्रिया, हैदर वईस साहब आपका बहुत शुक्रिया और निहाल हाशमी साहब आप तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफ़िज़।